बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे थे 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था कन्वेंशन। अभी तक हम दो मेथड ट्रांसफर ऑफ हीट के डिस्कस कर चुके हैं, नंबर 1 कंडक्शन और नंबर 2 कन्वेंशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन और रेडिएशन से किस तरह से आपकी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। रेडिएशन की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीट हम तक जो पहुंच रही है वो किस वे से पहुंचती है। तो आप सबको पता है कि सूरज जो है वो मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है और जिसकी वजह से हीट जमीन तक आ रही होती है। अब ये जो हीट है सूरज से जमीन तक आती है, ये किस तरीके से आती है? It reach us neither by conduction or nor by convection because the space between the sun and the earth atmosphere is empty। कि सूरज से जो हीट जमीन तक आ रही होती है ना तो वो कंडक्शन के मेथड से आती है ना ही वो कन्वेंशन के मेथड से आती है। कंडक्शन के मेथड से क्यों नहीं आती? क्योंकि एम्प्टी स्पेस है, वहां पे कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इस वजह से कंडक्शन के मेथड से तो हीट आपकी सूरज से जमीन तक पॉसिबल ही नहीं है आ सके। दूसरा वो कहता है और ना ही ये कन्वेंशन के मेथड से आती है। कन्वेंशन का मेथड क्यों भी उसमें फॉलो नहीं किया जाता? उसकी रीजन ये है कि स्पेस में किसी किस्म की कोई एयर मौजूद नहीं है। जब स्पेस में किसी किस्म की कोई एयर मौजूद नहीं है फिर भी हीट आपकी जमीन तक आ रही है, तो वो ना तो कंडक्शन है ना ही कन्वेंशन है। फिर उसमें कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हीट आपकी सूरज से जमीन तक आ रही होती है? देयर इज अ थर्ड मेथड कॉल्ड रेडिएशन बाय विच हीट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि एक और मेथड जिसे थर्ड मेथड है आपका हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, और उस थर्ड मेथड को हम रेडिएशन कहते हैं। मतलब अब सूरज से जमीन तक जो हीट आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आती है। अब रेडिएशन की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि रेडिएशन आपका वो मेथड है जिसके जरिए हीट आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। कि वेव की शक्ल में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रही होती है, और इस वेव को हम क्या कह रहे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब क्या होती है? ऐसी वेव कि जिसको गुजरने के लिए किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं होती, ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। रेडिएशन से आपकी हीट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही होती है? वो इन द फॉर्म ऑफ वेव के जरिए पहुंचती है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हाउ डज दिस हीट रीच अस डायरेक्टली फ्रॉम अ फायर प्लेस? कि एक फायर प्लेस से हीट हम तक कैसे डायरेक्टली पहुंच रही होती है? हमने ये तो देखा कि जो सूरज से हीट जमीन तक आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आ रही है। और अगर मैं एक फायर प्लेस की बात करूं, फायर प्लेस से कैसे हीट हम तक आ रही होती है? फायर प्लेस क्या होता है? अक्सर आप कमरों में हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर या गैस हीटर या कोई भी ऐसा बर्निंग मटेरियल बर्न करके हीट हासिल करते हो विंटर में। जिससे आप हीट हासिल कर रहे होते हो उसे फायर प्लेस कहा जाता है। फायर प्लेस से हीट हम तक कैसे पहुंच रही होती है? नंबर 1, फायर प्लेस से हीट हम तक कंडक्शन के मेथड से बिल्कुल नहीं पहुंचती। उसकी रीजन ये है कि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हम लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस करके आए हैं कि एयर आपकी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर एयर आपकी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो इसका मतलब ये है कि फायर प्लेस से जो हीट आप तक पहुंच रही है वो कंडक्शन के मेथड से नहीं पहुंचती। दूसरा मेथड कि क्या हीट आप तक जो पहुंच रही है वो कन्वेंशन के मेथड से पहुंच रही है? तो कन्वेंशन के मेथड से भी हीट आप तक नहीं पहुंचती। उसकी रीजन ये है कि जब आप इसको बर्न करते हो, जलाते हो, तो कन्वेंशन का मेथड क्या था कि लेयर हीट को अब्सॉर्ब करके ऊपर की तरफ उठती है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है। जबकि आप इलेक्ट्रिकल हीटर, गैस हीटर के बिल्कुल सामने बैठे होते हो, उसके ऊपर नहीं बैठते। अगर आप उसके ऊपर हो तो फिर जो हीट आप तक आ रही है वो कन्वेंशन के मेथड से आ रही है।
लेकिन जब आप उसके बिल्कुल सामने बैठे होते हो तो सामने से आपकी हीट कभी भी कन्वेंशन के मेथड से नहीं आती, क्योंकि हमने ये चीज डिस्कस की थी कि एयर आपकी हीट अब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ आती है, ना कि ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। तो इट्स मीन कि हीट जो आप तक आ रही है, हीट डज नॉट रीच अस बाय कन्वेंशन, कि हीट आपकी कन्वेंशन के मेथड से भी नहीं आती। अब इसमें एक तीसरा तरीका बचता है और वो है रेडिएशन, वेव इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि जब आप उसके साथ बैठते हो फायर प्लेस के तो हीट आपकी रेडिएशन की फॉर्म में आप तक आ रही होती है। अगर आप हीटर और अपने दरमियान कोई भी पेपर, कोई भी मटेरियल रख दोगे तो आपको हीट मिलना बंद हो जाती है। तो बस इससे ये चीज़ हम प्रूव करते हैं कि फायर प्लेस के सामने भी बैठने से जो हीट आप तक आ रही है वो भी रेडिएशन के मेथड से ही आप तक पहुंच रही होती है। Heat from the fireplace reach us directly by a different process in the form of wave called radiation, कि आप तक जो हीट तब पहुंच रही होगी वो एक डिफरेंट मेथड से पहुंचेगी और डिफरेंट मेथड से पहुंचेगी और उस मेथड को हम रेडिएशन कहते हैं। अब अगर रेडिएशन की हम बात करते हैं तो रेडिएशन आपकी हर बॉडी से इमिट हो रही होती है। रेडिएशन आर इमिट बाय ऑल बॉडीज, हर बॉडी से, चाहे वो आपका एक रूम है, रूम के अंदर आके अगर छत है, जमीन है, दीवारें हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल है, हर बॉडी आपकी रेडिएट करती है, रेडिएशन को निकाल रही होती है। अब ये जो रेडिएशन आ रही है, द रेट एट विच रेडिएशन आर इमिट डिपेंड अपॉन अ वेरियस फैक्टर सच एज, कि वो डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है कि जो कि रेडिएशन आपकी बाहर की तरफ निकल रही होती है किसी भी बॉडी से। अब वो कौन कौन से फैक्टर है, उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, कि वो डिपेंड करती है कि उसका कलर कैसा है और उसका मटेरियल, उसका टेक्सचर कैसा है। नंबर 2 सरफेस टेम्परेचर, और सरफेस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। वो मतलब ये कि अगर आपकी एक दीवार कितनी ज़्यादा गर्म है, जितनी ज़्यादा वो गर्म होगी उतनी ज़्यादा वो रेडिएट करेगी, और जितनी कम गर्म होगी उतनी कम रेडिएट करेगी। तो मतलब ये सरफेस के टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही होती है। नंबर 3 सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है जो आपकी बॉडी रेडिएशन को इमिट कर रही है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हीट उसके अंदर है, तो जब ज़्यादा हीट उसके अंदर है तो ज़्यादा रेडिएट करेगा। अगर एरिया कम होगा तो कम हीट उसके अंदर है तो वो कम रेडिएट करेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर बॉडी रेडिएट कर रही है तो वाई डज अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम, कि जब आप एक गर्म चाय की प्याली आप रूम के अंदर रखते हो और कुछ देर के बाद आप देखते हो आपके पास जो गर्म चाय है वो ठंडी हो चुकी है। दूसरी तरफ एक और क्वेश्चन आता है व्हाई डज द ग्लास ऑफ चिल वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम, कि अगर आप ठंडे पानी का ग्लास रखते हो और वो भी कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाता है। एक तरफ तो आप गर्म चाय की प्याली रख रहे हो और वो ठंडी हो रही है, और दूसरी तरफ आप एक ठंडे पानी का ग्लास रख रहे हो और वो गर्म हो रहा है। तो इसमें ये चीज़ है कि आपके जो एक रूम है रेडिएशन को इमिट भी कर रहा होता है और अब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा। मतलब ये है कि वो एक ही टाइम पे या तो वो बॉडी से रेडिएशन को इमिट करता है या तो वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक कप ऑफ हॉट टी की। अगर आप एक गर्म चाय की प्याली एक कमरे के अंदर रखते हो तो अब देखो कि उस चाय का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग के। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम और उस चाय का टेम्परेचर ज़्यादा। तो अगर उस चाय का टेम्परेचर है तो वो चाय जो है वो हीट बाहर की तरफ निकालेगी। जब वो हीट बाहर की तरफ निकालेगी तो जो आपके पास एक रूम में जितनी भी बॉडीज हैं वो उस हीट को क्या करेगी, अब्जॉर्ब कर रही होगी। तो जिसकी वजह से आपकी जो गर्म चाय है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर ज्यादा था एज कंपेयर टू सराउंडिंग के। अब देखो अगर मैंने एक चिल वाटर रूम के अंदर रखा है तो अब उसका टेम्परेचर कम और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है। तो अब क्या होगा, सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो रेडिएशन को इमिट करेगा
और जो कोल्ड पार्ट है या कोल्ड चिल वाटर है वो उस हीट को अब्जॉर्ब करेगा। तो इसी तरह से एक गर्म चाय की प्याली ठंडी और जो चिल वाटर है वो गर्म हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। और ये तब तक रेडिएशन को इमिट और अब्जॉर्ब करता है जब तक पूरी सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, यूनिफॉर्म नहीं हो जाता। ये हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में भी देखा था कि हीट तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक दोनों का बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। नेक्स्ट आपके पास है इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कि आपकी जो एक बॉडी इमिशन कर रही है और अब्जॉर्ब कर रही है, इमिशन करना भी निकाल रही है या अब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशन की मदद से हीट को, किस बॉडी का जो टेम्परेचर जो इमिशन है वो सबसे ज़्यादा होगा और किसकी अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्यूब इन अ मेटल बॉक्स हैविंग फेस ऑफ डिफरेंट नेचर। आपके पास एक क्यूब होता है और उस क्यूब के जो फेस होते हैं, 4 फेस होते हैं, वो चारे के चारों डिफरेंट मटेरियल से डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एक साइड उसकी डल ब्लैक है और दूसरी शाइनिंग सरफेस है। 4 सरफेस हैं, वो किन किन मटेरियल से बनी होती हैं। द 4 फेस ऑफ क्यूब मे बी एज फॉलोइंग, ये हो सकती हैं कौन कौन सी। नंबर 1 अ शाइनिंग सिल्वर सरफेस, के एक जो उसकी साइड होगी वो शाइनिंग सिल्वर सरफेस होगी। नंबर 2 डल ब्लैक सरफेस, या तो वो डल ब्लैक सरफेस होगी 2। नंबर 3 अ वाइट सरफेस और नंबर 4 अ कलर सरफेस, कि आप क्या करते हो, वो जो क्यूब होता है उसकी चारों सरफेस डिफरेंट होती है। पहली शाइनिंग सरफेस होती है, दूसरी डल ब्लैक सरफेस होती है, तीसरी वाइट सरफेस होती है और चौथी कलर सरफेस होती है। हॉट वाटर इज फिल्ड इन द लेस्ली क्यूब एंड इज प्लेस विद वन ऑफ इट्स फेस टूवर्ड आर रेडिएशन डिटेक्टर, कि आप क्या करते हो, ये जो आपने क्यूब लिया था जिसकी चारों सरफेस आपके पास डिफरेंट थी, इस बॉक्स के अंदर, इस क्यूब के अंदर हॉट वाटर आपने इंसर्ट कर दिया, हॉट वाटर डाल दिया। जब आप इसके अंदर हॉट वाटर डालोगे तो ये जितनी भी सरफेस हैं ये सारी की सारी उस हीट को अब्जॉर्ब करके रेडिएशन को बाहर की तरफ भी निकालेंगी। डल ब्लैक सरफेस से भी रेडिएशन बाहर आ रही होगी, शाइनिंग सरफेस से भी आ रही होगी, वाइट सरफेस से भी आ रही होगी और कलर सरफेस से भी आ रही होगी। और बाहर हमने एक रेडिएशन डिटेक्टर लगाया हुआ है जो कि हर सरफेस से आने वाली रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा। तो इससे हमने एक चीज़ प्रूव की कि जो आपके पास इट इज़ फाउंड दैट ब्लैक डल सरफेस इज अ गुड एमिटर ऑफ हीट, कि जो डल ब्लैक सरफेस थी वो ज़्यादा रेडिएशन को इमिट कर रही थी एज कंपेयर टू शाइनिंग सरफेस के, वाइट सरफेस के और कलर सरफेस के। तो इट्स मीन जो ब्लैक सरफेस होती है वो ज़्यादा रेडिएशन को इमिट कर रही होती है। ये तो होगी रेडिएशन की बात, कि यहाँ से हमने देखा कि कौन सी जो आपके पास सरफेस होती है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन को इमिट करती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी सरफेस सबसे ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर रही होती है। वैसे तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो बॉडी सबसे ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करेगी वो ही सबसे ज़्यादा हीट को रेडिएट करेगी। तो इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से डिस्कस करते हैं। द रेट एट विच वेरियस सरफेस अब्जॉर्ब हीट आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दोज सरफेस, कि आपके पास जो वेरियस सरफेस हैं, ये जो 4 सरफेस हैं, ये हीट को अब्जॉर्ब कर रही है, ये भी डिपेंड करती हैं उसकी नेचर ऑफ द सरफेस की, कि किस तरह से एक सरफेस की नेचर है ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है जो कि हीट को अब्जॉर्ब करेगी। अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से करते हैं। एक तरफ हमने वाइट सरफेस रखी और दूसरी तरफ हमने डल ब्लैक सरफेस रखी और उनके सेंटर में हमने एक कैंडल को जला दिया और उनके पीछे हमने एक थर्मामीटर लगा दिए जो कि हीट को, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जो कि डल ब्लैक सरफेस है इसका जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा है, जो कि वाइट सरफेस है इसका टेम्परेचर कम है। तो इट्स मीन कि जो डल ब्लैक सरफेस होती है वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करती है एज कंपेयर टू वाइट सरफेस के।
कौन सी बॉडी ज़्यादा अच्छी इमिट करती है और कौन सी ज़्यादा अच्छी अब्जॉर्ब करती है और कौन सी बॉडी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही होती है, इसको हम एक टेबल से डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास एक डल ब्लैक सरफेस होगी, ये बेस्ट एमीटर होगी कि अच्छी इमिट कर रही है रेडिएशन को। अगर ये इमिट अच्छा कर रही है तो डेफिनेटली बात है ये अब्जॉर्ब भी अच्छा कर रही है, ये अब्जॉर्ब भी अच्छा करेगी, ये भी बेस्ट होगा। और जबकि हीट यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो इसकी जो रिफ्लेक्टर होगा वो वर्स्ट होगा, बैड रिफ्लेक्टर होगी डल ब्लैक सरफेस, गुड एमीटर होगी और गुड अब्जॉर्बर होगी। एज कम्पेयर टू कलर सरफेस की बात करते हैं, ये एमीटर भी गुड होती है, अब्जॉर्ब भी गुड करती है, रिफ्लेक्टर ये बैड होती है। वाइट सरफेस की अगर बात करते हैं तो वाइट सरफेस बैड इमीटर बैड अब्जॉर्बर, क्योंकि अगर अब्जॉर्ब भी कुछ नहीं करेगी वाइट सरफेस तो इमिट भी बैड होगा, लेकिन रिफ्लेक्टर गुड होता है। मतलब जितनी भी आपके पास हीट उसके पास वाइट सरफेस से टकराती है, टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो उसी सरफेस में वापस आ जाती है। जो शाइनिंग सरफेस होती है, शाइनिंग सिल्वर सरफेस, वर्स्ट इमीटर, वर्स्ट अब्जॉर्बर और बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी जगह पे हीट का लॉस कम करना हो तो हम कौन सी सरफेस इसमें यूज़ करेंगे, शाइनिंग सिल्वर सरफेस, क्योंकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है और इमिट और अब्जॉर्बर कम कर रही है, तो जिससे आपकी उस जगह का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। इट इज़ आल्सो फाउंड दैट the transfer of heat by radiation is also affected by the surface area of the body emitting or absorbing heat। कि वो कह रहा है कि जो रेडिएशन है वो हीट को ट्रांसफ़र कर रही है, वो एक और चीज़ पे भी डिपेंड कर रही होती है, वो है सरफेस एरिया। कि बॉडी का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, और जितनी ज़्यादा वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा उतनी ही ज़्यादा वो हीट को इमिट भी कर रहा होगा। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक रेडिएशन, और ये 3 मेथड हैं जिसके ज़रिए आपकी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। या तो कंडक्शन के मेथड से होती है, या कन्वेक्शन के मेथड से होती है, या रेडिएशन के मेथड से होती है। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।